हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और इसमें अपने रीड पार्ट सेकंड के साइंस स्ट्रीम के अंदर केमिस्ट्री टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। और इसमें अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और उसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव था। तो उसके आधार पर अपने जो अभिक्रिया थी वो अभिक्रिया दो प्रकार की हमने बताई थी। पहली जो प्रकार जो हमने डिस्कस किया वो था ऊष्माक्षेपी, और दूसरा जो प्रकार होता है इन रासायनिक अभिक्रियाओं का वो होता है ऊष्माशोषी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और दूसरी जो टाइप होता है वो होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि जो अभिकारकों के मध्य जो मौजूद बंध है वो बंध टूटते हैं, अर्थात उनके पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो जब पुराने बंध टूटेंगे तो उन बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और नए बंध जब बनेंगे तो नए बंधों के बनने से पहले परमाणु क्या थे, मुक्त थे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने से ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो पहले ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और बंधों के वापस जुड़ने से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो इसका मतलब ऊर्जा के अंदर परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ये नहीं है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए और उसके अंदर ऊर्जा का परिवर्तन न हो या ऊष्मा का परिवर्तन न हो। ठीक है, ये तो एक आदर्श स्थिति है जिसमें अपने कहते हैं कि जो ऊष्मा परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिलता, तो वो तो एक आदर्श स्थिति है। लेकिन वास्तव में आदर्श स्थिति होती नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर अपने बात करें तो उसके अंदर या तो ऊष्मा का क्षेपण होगा जिसे अपने ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, या ऊष्मा का अवशोषण होगा जिसे ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अभिक्रिया जैसे अपने यहाँ पर लेते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ऊर्जा। तो प्लस ऊर्जा या प्लस ऊष्मा जो लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। कि अमोनिया गैस का जब निर्माण होता है तो अमोनिया गैस के निर्माण के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन देखने को मिलता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है, जिसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन देखने को हमें मिलता है। दूसरी प्रकार की वे अभिक्रिया जिसके अंदर अपने को हो सकता है कि ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। जैसे अपने बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अपने इसे कह सकते हैं माइनस ऊष्मा, अर्थात ये अभिक्रिया जो है वो कैसी है, ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब इस अभिक्रिया के पूर्ण होने पर ऊष्मा की क्या होगी, हमें हानि होगी। ठीक है, जैसे अगर अपने बात करें कि एक जल से भरे पात्र के अंदर अगर अपने चीनी को घोलते हैं तो वो पात्र पहले की तुलना में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया। लेकिन यदि जल के अंदर अपने डिटर्जेंट को अगर घोला जाता है तो डिटर्जेंट को घोलने से उस जल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है पहले की तुलना में। तो वो जो अभिक्रिया है उसे अपने क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। अब ज्यादा अगर अपने इसमें डिटेल नहीं कहें तो सिंपल सी बात करें कि जो ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है उनके लिए जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ऊष्माशोषी प्रकार की जो अभिक्रिया है उनमें एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो कैसा देखने को मिलता है, अपने को धनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो H से यहाँ पर जो मतलब लिया गया है एंथैल्पी से, ज़्यादा डिटेल में अपने एंथैल्पी के बारे में नहीं जानेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। अपने को यही ध्यान रखना है कि जो ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी उन ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और ऊष्माशोषी प्रकार की जो अभिक्रिया है उन ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कैसा होता है, धनात्मक मान देखने को अपने मिलता है। तो यदि अपने को अभिक्रिया के अंत में प्लस ऊष्मा दे दी जाए तो भी ऊष्माक्षेपी है, और यदि अभिक्रिया के अंत में एंथैल्पी का जो अगर मान है वो एंथैल्पी मान जैसे अपने को दे दे कि डेल H की वैल्यू दे दे -180
किलोजूल पर मोल अपने को दे दी जाए, इस तरह से अगर ऊष्मा दे दी जाए तो इसका मतलब यहाँ पर जो चिन्ह है वो देखिए कैसा दिया गया अपने को, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। तो ऋणात्मक चिन्ह का मतलब अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, वो ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ताप के आधार पर अपने का ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रियाओं की अपने बात कर ली, दो प्रकार की अभिक्रिया अपने कही। अब अपने पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर अपने बात करें तो पहली प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसे हम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया नाम दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसे अपने कह सकते हैं विलोपन अभिक्रिया। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया। तो बड़े रूप से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम यहाँ पर चार भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे तो अपने को यहाँ पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया भी अभिक्रिया का एक तरह से प्रकार ही है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी अपने इसको नाम दे सकते हैं। जो अगला जो टाइप है वो कौन सा हो जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आ जाता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रियाएं आपने यहाँ पर बात की है, इन सभी अभिक्रियाओं में या ऑक्सीकरण और अपचयन तो होगा ही होगा। तो इसके लिए अपने ऑक्सीकरण अपचयन को एक अलग से ही पढ़ लिया जाएगा। क्यों, ऑक्सीकरण किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या अपचयन होता है तो अभिक्रिया के अंदर ही होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर या तो योग हो रहा है और या उसके अंदर क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, विलोपन हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें अपने इसके अंदर जरूर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कहा था कि मुख्य रूप से जो अभिक्रियाएं हैं वो योगात्मक, विलोपन, प्रतिस्थापन और अपघटन अभिक्रिया, चार प्रकारों में अपने इसको यहाँ पर बांटा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभिक्रियाओं के प्रकार की बात की, योगात्मक अभिक्रिया जिसके अंदर अपने को योग देखने को मिलता है। तो पहला जो भाग है मेरे पास वो आ रहा है योगात्मक अभिक्रिया का भाग आ रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो जिसमें अपने कहें कि जैसे A और B मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, C का निर्माण कर रहे हैं। तो अर्थात दो अभिकारक आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। सामान्यतः जो योग होता है, अगर अपने कार्बनिक रसायन के अंदर देखें तो जहां पर असंतृप्तता है, असंतृप्तता से मतलब ये है कि जहां पर द्विबंध या त्रिबंध जहां पर है तो उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपने को योग देखने को मिलता है। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं कि एथीन है। ठीक है, तो एथीन का इस एथीन के ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाते हैं, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका योग होगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एथेन में परिवर्तित यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है, असंतृप्तता मौजूद है। तो आपने कहा था कि इस असंतृप्तता के ऊपर ही योग देखने को मिलता है। तो सामान्यतः हाइड्रोकार्बन में जहां पर असंतृप्तता मौजूद होगी उनमें योगशील अभिक्रिया होगी। तो इसका मतलब एल्कीन, एल्काइन वो कैसी अभिक्रिया देती है, योगशील अभिक्रिया देती है। इसी तरह से कार्बोनिल यौगिक है, अब इसमें कार्बोनिल समूह में भी देख सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए असंतृप्तता मौजूद है। तो इसका मतलब जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो कार्बोनिल यौगिक भी योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो जहां पर भी आपको असंतृप्तता देखने को मिलेगी उस असंतृप्तता पर हमेशा ही क्या देखने को मिलता है, हमें योग देखने को मिलता है या वो योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित
करती है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको असंतृप्तता पाई बंध उपस्थित होगा वहां पर आपको योगशील अभिक्रिया मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिंपल से अगर योगशील अभिक्रियाओं के अगर उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम और उसके ऊपर अपने क्या कराएं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया भी कैसी है, योगशील अभिक्रिया के अंदर है कि मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, एक धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, या कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है, योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जा सकता है, जिसमें अभिकारक अपने को ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और जो उत्पाद है उस उत्पाद की संख्या देखो अपने को क्या दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है। एक तरह से कम दिखाने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 1 और 2 और बना क्या, एक अणु बना। ठीक है, यहाँ पर 2 अलग अलग अणु थे, एक कार्बन का था एक ऑक्सीजन का था और मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बन गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रियाओं का ये उदाहरण होते हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया की बात करें तो लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया है वो भी एक योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया के अंदर अपने पास आ सकती है। योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण अपने से लिया जा सकता है। तो ये अपने पास योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हो गए। योगात्मक अभिक्रियाओं के बाद में दूसरी मैं बात यहां पर करता हूं, तो अपने पास यहां पर बात की जा सकती है, वो बात होती है जैसे मैंने यहां पर उदाहरण दिया प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात मैं यहां पर करता हूं। प्रतिस्थापन को 2 भागों में हम यहां पर बांट सकते हैं। वो प्रतिस्थापन हो सकता है एकल प्रतिस्थापन हो सकता है या द्वि प्रतिस्थापन भी अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, एकल और कैसा, द्वि प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन कैसे होगा, मतलब उसमें से जैसे हमने कहा कि A और B मिल किसके साथ मिलते हैं, C के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया कर कर उसने क्या बना लिया, जैसे B C B बन गया और प्लस में क्या बन गया, A। तो यहां पर देखा जा सकता है कि पहले जो बंध थे वो बंध किसके बीच में थे, A और B के बीच के मध्य बंध थे और नए जो बंध बन रहे हैं वो C और B के बीच में बंध बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर हमने देख सकते हैं कि A और बीच का जो बंध है वो टूट रहा है। पुराना बंध यहां पर अपने को टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नया बंध यहाँ पर C और B के बीच में बन रहा है। तो प्रतिस्थापन किसने किसका किया, हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन जो यहाँ हुआ A का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, C इसका प्रतिस्थापन कर रहा है। तो A का प्रतिस्थापन C ने किया, इसका मतलब अपने यहाँ पर ये एकल प्रतिस्थापन का उदाहरण हुआ। इसी तरह से मैं बात करूं कि मेरे पास A और B किसके साथ मिल रहे हैं, C और D के साथ मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या बनाया, जैसे हमने कहा कि A प्लस D बन गया और साथ में क्या बन गया, C प्लस B बन गया। तो यहां पर अगर अपने देखते हैं तो पहले बंध किसके मध्य मौजूद थे, A और B के बीच में, और यहां पर थे C और D के बीच में। तो हुआ क्या यहाँ पर, तो A और B के बीच का बंध टूटा, इसी तरह से C और D के बीच का बंध टूटा। अब क्या हुआ कि A के साथ कौन जुड़ गया, आकर D जुड़ गया और C के साथ आकर कौन जुड़ गया, B जुड़ गया। ठीक है, तो पुराने बंध टूटे और नए बंध यहां पर बने। तो आपने कहा यहां पर कि B का प्रतिस्थापन किसने किया, D ने किया, और दूसरी तरफ अपने कह सकते हैं कि यहां से D का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, B कर रहा है। तो ये जो प्रतिस्थापन है वो कैसा है, पहला जो उदाहरण दिया वो कैसा प्रतिस्थापन का उदाहरण था, एकल प्रतिस्थापन का उदाहरण आ गया, और दूसरा जो उदाहरण आया वो द्वि प्रतिस्थापन का उदाहरण आता है। 2 चीजों का यहाँ पर आपस में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन देखने को मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि C2H5Cl और इसने अभिक्रिया की NaI के साथ, और ये जो अभिक्रिया है वो एसीटोन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया हो रही है तो हमने देखा कि यहाँ से C2H5I और प्लस में क्या बन गया, NaCl बन गया। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, C2H5Cl, तो C2H5 कार्बन और Cl के बीच में पहले बंध बना हुआ था, ये बंध यहां से क्या हुआ, टूटा और नया बंध किसके बीच में बन गया, कार्बन और
आयोडीन के बीच में बंध यहाँ पर बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और प्रतिस्थापन कैसा हो रहा है? एक द्विप्रतिस्थापन यहाँ पर अपने पास यह उदाहरण में लिया जा रहा है। तो ये कौन से प्रतिस्थापन का उदाहरण है? एक द्विप्रतिस्थापन का उदाहरण यहाँ पर आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपनी यहाँ पर बात करें जैसे अगर और उदाहरण लें इसके प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, तो हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट था और सिल्वर नाइट्रेट का कैसा विलयन है? जलीय विलयन है। ये अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है? सोडियम क्लोराइड के साथ कर रहा है और इसका भी विलयन कैसा है? जलीय है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें पुराने बंध यहाँ पर टूटेंगे और नए बंध यहाँ पर बन जाएंगे। तो पुराने बंध टूटकर नए बंध जब बनेंगे तो मैंने कहा कि ये बंध इसका टूटा, इसका मतलब Ag और N के बीच का बंध था और Na और Cl के बीच का बंध था, वो टूटा और टूटने के बाद में यहाँ पर क्या बन गया? AgCl का प्रेसिपिटेट और साथ में यहाँ पर क्या बन गया? NaNO3 बन गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और प्रतिस्थापन भी कैसा है? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। अब इसके साथ साथ इस अभिक्रिया का मैं दूसरा नाम ये भी दे सकता हूं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसे कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया? क्योंकि आपने देखिए कि इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है? अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो अवक्षेप बनने के कारण से इस अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है? अवक्षेपण अभिक्रिया भी अपने इसे नाम दिया जा सकता है। तो अगर अपने को ऑप्शन में वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण न देकर अगर अवक्षेपण अभिक्रिया उदाहरण देते हैं तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी यहाँ पर क्या बैठता है? सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ पर AgCl का क्या मिलेगा हमें? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इसके लिए इसे हम क्या कहा जा सकता है? इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बंध टूटता है। अब यहां पर प्रतिस्थापित कोई करेगा तो पहले प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, इसके आधार पर मैं यहां पर इस प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दो प्रकार से अपने इसको बांटा जा सकता है। पहली हम यहां पर कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी हम कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब जो प्रतिस्थापित करेगा वो प्रतिस्थापित करने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट है या आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है वो कौन है? नाभिक स्नेही है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो कौन पहले आक्रमण कर रहा है उसके आधार पर यहां पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की हो जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही किसे कहा जाता है? देखो सिंपल सी बात है, जो नाभिक से स्नेह रखता है। नाभिक से स्नेह कौन रखेगा? क्योंकि नाभिक पर तो धनावेश है, तो धनावेश से स्नेह कौन रखता है? ऋणावेश। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, तो इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह रखेगा? जो धनावेश स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगी। तो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल कौन से जिनके ऊपर ऋणावेश होता है वो सारी स्पीसीज क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। या जिनके ऊपर अपने कहें कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है उसे भी हम क्या कह सकते हैं? नाभिक स्नेही नाम दिया जा सकता है। जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, OH माइनस है, Cn माइनस है, Nc माइनस है। तो ये सारे के सारे इनके ऊपर अपने को क्या देखने को मिल रहा है? ऋणावेश देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये सारे के सारे क्या है? नाभिक स्नेही। इसी तरह से दूसरी तरह कहा कि जिनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे देख सकते हैं कि H2O में यहाँ पर ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है। ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ROH में ऑक्सीजन पर फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। तो जिनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में जानते हैं। तो ये सारे जो पदार्थ हैं वो नाभिक स्नेही पदार्थ होते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनके ऊपर धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश, ठीक है, या अपने कह सकते हैं यहाँ पर जो अष्टक न्यून जो यौगिक हैं, ठीक है, यहां पर इसके साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं कि जिनके अंदर जो अष्टक है
वो अष्टक प्रसार हुआ है तो वो भी नाभिक स्नेही होते हैं। तो अष्टक न्यून यौगिक और जो धनावेशी स्पीसीज हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Na पॉजिटिव हुआ, H पॉजिटिव हुआ, ठीक है, CH3 पॉजिटिव हुआ, ठीक है, या अष्टक न्यून यौगिक जैसे AlCl3 है, अष्टक न्यून यौगिक है, BF3 एक अष्टक न्यून यौगिक है। तो ऐसे यौगिक सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, पहला आक्रमण किसका होगा उसके आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को यहाँ पर दो भागों में बांटा जा सकता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं यहाँ पर, ये उदाहरण क्या है, जैसे हमने देखा कि हमने कहा कि जो ये C2H5Cl है एल्किल हैलाइड, इसके साथ में हमने अभिक्रिया करवाई। जैसे मैं यहाँ पर इसके साथ C2H5Cl के साथ मैं KOH की अभिक्रिया करवाता हूँ और KOH कैसा लिया गया, जलीय KOH यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। तो देखिए कि जो अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद बनता है वो बनता है C2H5OH प्लस में अपने कह सकते हैं कि KCl बना। तो देखा कि यहाँ पर जो Cl का जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, OH के द्वारा हो रहा है। और OH पर आवेश कौन सा होता है, ऋणावेश होता है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये हमारे पास कार्बन और Cl के बीच का बंध था, इस बंध के साथ में किसका योग हुआ, OH का योग हुआ। तो OH ने यहाँ पर इस Cl को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया और इसके साथ कौन जुड़ गया, यहाँ पर OH माइनस का योग हो गया। तो यहाँ पर किसका आक्रमण करवा रहे हैं, OH माइनस का। और ऋणावेशी स्पीसीज क्या होती है, यहाँ पर नाभिक स्नेही होते हैं। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो है, लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन सी हुई अभिक्रिया, हमने कहा कि ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे हम SN अभिक्रिया भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आगे फिर दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2 प्रकार की होती है। तो ये यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल अपने से रीट में यहाँ पर पूछेंगे नहीं कि SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। सिंपल ये से अपने को यहाँ पर यही पता होना चाहिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, जिसके अंदर अपने को यहाँ पर इस तरह से अगर अभिक्रिया दे दी जाए और इसमें पूछ लिया जाए कि उक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर ये ध्यान होना चाहिए कि योग किसका हो रहा है, यहाँ पर जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो Cl का प्रतिस्थापन हो रहा है, किसके द्वारा, OH के द्वारा यहाँ पर ये प्रतिस्थापित हो रहा है। इसलिए इसे अपने क्या नाम देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो ये अभिक्रिया आक्रमणकारी स्पीसीज के आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, और प्रतिस्थापित होने वाले कण कितने हैं, एक है या दो है, इसके आधार पर एकल प्रतिस्थापन और द्विप्रतिस्थापन, ये भी अपने यहाँ पर दो भागों में, इसको इसके आधार पर भी अपने से दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद में तीसरा जो प्रकार मैं यहाँ पर इसका चयन करता हूं अभिक्रिया का, वो है विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन, कोई चीज निकल जाए, बाहर निकल जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, विलोपन होना, विलोपित होना, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे, जैसे अभी जो एल्किल हैलाइड का उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण को मैं दोबारा लेता हूं कि ये एल्किल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हमने क्या करवाई, KOH के साथ करवाई। और अब अपने KOH ले रहे हैं कौन सा, एल्कोहलिक KOH को प्रयोग में ले रहे हैं। पहले हमने देखिए कि यहाँ पर जो KOH यूज में लिया था वो कैसा लिया था, एक्वस, जलीय KOH यूज में लिया था। मतलब विलायक का प्रभाव भी अभिक्रिया की क्रियाविधि पर पड़ता है। यहाँ पर अपने जलीय लिया है और यहाँ पर हमने कौन सा KOH ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH को प्रयोग में ले रहे हैं। तो KOH का माध्यम कैसा है, उस माध्यम के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होती है। तो एल्कीन की प्राप्त हुई, प्लस KCl और प्लस में क्या मिल गया, H2, ये तो सह उत्पाद है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, एल्कीन, और एल्कीन के अंदर कौन सी एल्कीन मिली, तो हमने कहा कि एथीन की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर किसको प्रयोग में लिया था, एथिल क्लोराइड को यहाँ पर काम में लिया था। तो देखिए यहाँ से कुछ यहाँ से जुड़ नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने को विलोपन ही देखने को
मिल रहा है, सिर्फ इसमें से कुछ न कुछ इसमें से क्या हो रहे हैं, निकल ही रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। जैसे ये संरचना अगर अपने यहाँ पर मैं इसकी बनाता हूं तो इस संरचना में देखें कि एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से क्या निकल रहा है, एक तरह से Cl निकल रहा है। तभी तो देखिए दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो अपने कह सकते हैं कि जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं अपने, अल्फा, और उसके नजदीक वाले कार्बन को क्या कहा जाता है, बीटा। तो अपने कह सकते हैं कि यहां से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि बीटा विलोपन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। इस अभिक्रिया का जो उदाहरण आता है वो कैसी अभिक्रिया है, ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है कि बीटा कार्बन से पहले हाइड्रोजन का विलोपन हुआ और फिर किसका होता है, Cl का विलोपन होता है। तो विलोपन पहले किसका हो रहा है उसके आधार पर नाम दिया विलोपित, तो यहाँ Cl भी होगा, लेकिन पहला विलोपन किसका होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का विलोपन हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया की श्रेणी में इसे रख दिया जाएगा। तो दो अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया जिसमें अपने को यहां से कुछ ना कुछ अणु इसमें से क्या हो रहा है, बाहर निष्कासित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जुड़ कुछ भी नहीं रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि एल्किल क्लोराइड में से हाइड्रोजन और Cl का क्या हो रहा है, विलोपन देखने को मिला और किसका निर्माण हो गया, एल्कीन का निर्माण हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हम विलोपन अभिक्रिया की श्रेणी में इसे रखेंगे। तो यहां पर ध्यान देना है, माध्यम बदलने से अभिक्रिया का प्रकार बदल गया। यहां पर अल्कोहलिक माध्यम लिया था और यहां पर क्या लिया, जलीय माध्यम लिया गया, जिससे अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, जो अभिक्रिया का जो प्रकार है, जैसे ये अभिक्रिया कौन सी थी, हमने यहां पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था, ठीक है। और जबकि इसी अभिक्रिया को अपने जो अल्कोहलिक माध्यम में करवाया गया तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण आ गया, जिसमें अपने को यहां से कुछ अणु इसमें से क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में जो इसके अंदर जो चौथा टाइप जो बचा है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, या ऑक्सीकरण अपचयन की जो प्रक्रिया है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।